बजट का काउंटडाउन शुरू हो गया है और अब इतना कम वक्त रह गया है कि अब कोई छोटे मोटे सुझाव देने का समय नहीं है। हम लाए हैं बजट बिग आइडिया। इसमें हमारे साथ हैं कोटक एएमसी के एमडी नीलेश शाह जी। नीलेश भाई, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर और बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। आपसे जानना चाहता हूं कि इतना विकट समय चल रहा है, दुनिया की नजर अभी ट्रंप पर है और भारत में नोटबंदी का इम्पैक्ट अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं शायद पूरा अभी दिखाई नहीं पड़ा है। ऐसे में भारत सरकार के सामने इस बजट में सबसे बड़ी चुनौती क्या है और कैसे पता चलेगा कि वो उससे निपटने जा रही है? अगर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से आलोक जी देखा जाए तो मार्केट आज ये एक्सपेक्ट कर रही है कि वित्त मंत्री हैरी पॉटर की तरह मैजिक वेंट घुमाएंगे। एक तरीके से वो टैक्स के रेटों में कटौती करेंगे ताकि टैक्स पेयर के हाथ में थोड़ा ज़्यादा पैसा बच जाए, जिससे वो खर्चा कर सके और कंजम्पशन को सपोर्ट कर सके। दूसरी तरफ ये भी उम्मीद है कि जो प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स अब ढीला पड़ा है तो गवर्नमेंट फ्रंट फुट पे आके खर्चा करेगी रोड बनाने में, रेलवे की पटरी लगाने में, डिफेंस इक्विपमेंट्स लेने में। और तीसरी उम्मीद जो मार्केट की है वो ये भी है कि वित्त मंत्री फिस्कल प्रूडेंस का पाथ नहीं छोड़ेंगे। लास्ट ईयर उन्होंने बड़े प्रलोभन थे उनके सामने, फिर भी फिस्कल प्रूडेंस के पाथ को अपनाया, 3.5% फिस्कल डेफिसिट कंटेन की। अब उम्मीद है कि आने वाले साल के लिए वो 3% का टारगेट अचीव करेंगे। तो एक कुशल मैजिशियन की तरह वित्त मंत्री से उम्मीद है कि ये तीनों कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, एक तरफ खर्चा बढ़ाए, दूसरी तरफ से टैक्स में रियायत दे और तीसरी तरफ से फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करे, काबू में लेके आए, ऐसा काम करना है। जी, तो एक तरह से तलवार की धार पे चलने वाला काम हो गया है कि खर्चा भी बढ़ जाए और फिजूल खर्ची भी न हो और साथ में सरकार की कमाई भी बढ़ जाए। ऐसे में नीलेश भाई, आपकी तरफ से आप एक बड़ा आइडिया, अगर आप कहें कि कोई एक बिग आइडिया देना हो वित्त मंत्री को जिससे तस्वीर बदल सकती है, भारत जिस तरह की ग्रोथ देख रहा है वो हो जाए और सरकार पर वजन भी ना आए, तो सबसे बड़ा आइडिया क्या होगा? आलोक जी, इसमें एक्चुअली एक बड़ा आइडिया नहीं चाहिए हमें बहुत सारे छोटे छोटे आइडिया एग्जीक्यूट करने हैं। तो सबसे पहला जो आइडिया है वो ये है कि आज भारत में टैक्सेशन बर्डन एकदम अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। जो सैलरीड क्लास है, जिनके वहाँ पे टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होती है, मेरे और आपके जैसे लोग, वो टैक्सेशन का बहुत बड़ा बर्डन सहन करते हैं। पर जो बिजनेसमैन है, नॉन सैलरीड क्लास है, वो टैक्सेशन बर्डन को उस तरह सहन नहीं कर रहे हैं। और ये चीज को आप देख सकते हैं कि FY 2013 के जो लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है, कुल मिला के 4 लाख लोगों ने 5 लाख रुपए से ज्यादा का इनकम टैक्स भरा है और बहुतेक उसमें इंडिविजुअल सैलरीड क्लास पीपल थे। जबकि उसी साल में तकरीबन 39 लाख व्हीकल्स लिए गए थे, कार, कमर्शियल व्हीकल एंड 3 व्हीलर्स। सो ये जो रेशो है कार खरीदने वालों का वर्सेस टैक्स पे करने वालों का, वो बहुत ही असंतुलित है। तो एक तो वित्त मंत्री को काम करना चाहिए कि अच्छे डेटा एनालिस्ट को हायर करें और उन्हें ये जो बैंकों में पैसा आया है, जो लोग कार खरीद रहे हैं, म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीद रहे हैं, LIC की पॉलिसी खरीद रहे हैं, बड़ी बड़ी विदेश यात्रा कर रहे हैं, उनके पीछे पड़े और पता करें कि आप ये जो खर्चा कर रहे हैं उसके लिए आपने टैक्स भरा है कि नहीं। मेरे हिसाब से ये डेटा एनालिस्ट यूज करके हम बहुत सारे लोगों को टैक्स की नेट में लेके आएंगे। दूसरी चीज है कि हमारे वहाँ पे जो कुछ कानून है वो इस तरह बने गए हैं कि जिसमें टैक्स अवॉइडेंस को एनकरेजमेंट मिल रही है। सो एक कंसेप्ट है कैपिटल मार्केट में बोनस ट्रिपिंग का। यहाँ पे लोग कम बोनस में शेयर खरीदते हैं, एक्स बोनस बेच देते हैं और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस खड़ा करके सामने कैपिटल गेन्स के सामने एडजस्टमेंट लेते हैं। क्लियरली ये टाइप के लूप होल्स बदलने चाहिए। दूसरी चीज है कि जब वित्त मंत्री ने कैपिटल गेन्स में एग्जेम्पशन दिया था तो वो छोटे निवेशकारों के लिए दिया था, बट उसका सबसे बड़ा बेनिफिट बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को मिलता है।
अगर मैं और आप इंडिविजुअल लेवल पे अपना धंधा बेचे तो हमें उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ता है, बट किसी लिस्टेड कंपनी का मालिक जब अपने बिजनेस को बेचता है हजारों करोड़ों रुपए में तो उसे कोई टैक्स भरना नहीं पड़ता है। सरकार का उद्देश्य था छोटे निवेशकों को बेनिफिट देने का, उसके बेनिफिट एक्चुअली लेके जा रहे हैं बहुत सारे धनिक, अति धनिक प्रमोटरों, तो उसको बंद करने की जरूरत है। तीसरी चीज जो हो रही है कैपिटल मार्केट में कि लोग लिस्टेड डिबेंचर्स के थ्रू इंटरेस्ट इनकम को कैपिटल गेन में ट्रांसफर करके उसे एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। तो ये टाइप के जो लूप होल्स है उसको बंद करना जरूरी है ताकि सरकार को सही तरीके से टैक्स रेवेन्यू मिले और जो एक्सपांडेड टैक्स बेस है उसके ऊपर आप अधिक इनकम जनरेट कर सको। एक और चीज जो सरकार को देखनी चाहिए वो कुछ जैसे अमेरिका जैसा देश देखे हम तो वहां पे एस्टेट ड्यूटी लगी है, वेल्थ टैक्स लगा हुआ है। हमारे देश में हमने इन टैक्स की नाबूदी इसलिए की कि उसमें जो कलेक्शन होता था वो उसके खर्चे के बराबर नहीं होता था। नाउ अगर आपकी टैक्सेशन सिस्टम में कलेक्शन की इनएफिशिएंसी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप टैक्स कलेक्ट करना बंद कर दें, उसका मतलब ये है कि आप अपने टैक्सेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करें, टैक्स कलेक्शन सिस्टम को स्ट्रेंथन करिए। तो मेरे हिसाब से हमें कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह से अति धनिक लोगों के ऊपर हम वेल्थ टैक्स या एस्टेट ड्यूटी जैसा टैक्स ला सके ताकि सरकार के पास आमदनी के अनेक सोर्सेस आ सके। और एक बहुत बड़ा आइडिया करने की जगह पर अगर हम ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लें तो मेरे हिसाब से धीरे धीरे आज भारत का टैक्स टू जीडीपी रेशो जो अफ्रीकन देशों के बराबर है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ एशियन देशों के समक्ष आ जाएगा। हमारा कॉन्टिनेंटल शिफ्ट हो जाएगा अफ्रीका से एशिया की तरफ। जी नीलेश भाई, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही, क्योंकि आपको याद हो तो मोदी जी ने भी सरकार बनते समय कहा था कि मुझे बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़े बड़े आइडिया समझ में नहीं आते हैं, मैं छोटी छोटी चीजें करना चाहता हूं। आपने जिस तरह से ये आसानी से सामने रखा है इससे दिख रहा है, और ये आम मिडिल क्लास आदमी का तो दर्द है ही कि लोग बहुत महंगी कारें खरीदते हैं, मोटा खर्च करते हुए सामने दिखते हैं, लेकिन टैक्स चुकाते समय वो कहीं छिप जाते हैं, ऐसा लगता है। लेकिन एक दूसरा एरिया है जिस पर मुझे लगता है आप थोड़ा रोशनी डालेंगे कि सरकार को अपना खर्च जो बढ़ाना है वो कैसे, कहां वो फोकस करके, कौन से फोकस एरियाज पे प्रोडक्टिव खर्चा करे जिससे कि हमें इस समय जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है ग्रोथ में तेजी लाने की और रोजगार बढ़ाने की, ये दो चीजें हासिल हो सकें। सरकार को अगर एक तेजी से ग्रोथ लाना है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। आज हम देख सकते हैं कि जहां जहां पे सड़कें बनी वहां पे कारोबार अपने आप बढ़ा है। सो अगर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, चाहे फिर वो सड़क हो, रेलवे हो या पोर्ट हो, इसके ऊपर फोकस कर सके तो उसकी मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी में आने लगेगी। एक सिंपल सा एग्जांपल अगर आपको दूं तो दुनिया के विकसित देशों में 70% से ज्यादा माल सामान रेलवे की पटरी के ऊपर या समंदर के या नदी के पानी के ऊपर मूव किया जाता है, बिकॉज जो आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत कम है। हमारे वहां पे बिकॉज हमने रेलवे पे उतना निवेश नहीं किया और कुछ हद तक लोकल जो रेगुलेशंस थे उन्होंने सी और वाटर ट्रांसपोर्ट को एनकरेजमेंट नहीं दिया, तो 70% से ज्यादा माल सामान रोड के ऊपर मूव होता है जो महंगा है और जिसमें समय ज्यादा लगता है। अब आप चाइना को देखिए, उन्होंने चाइना से लेके यूनाइटेड किंगडम तक 12,000 माइल के लिए रेलवे की पटरी से माल सामान भेजना चालू किया। जब वो समंदर से जाता था तो 1-1.5 महीना लगता था, ये रेलवे की पटरी पे जाता है तो तकरीबन 18 दिनों में पहुंच रहा है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट सरकार रोड, रेलवे, समंदर, वाटर ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, ये सब चीजों में करे तो उसकी मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी में बहुत ज्यादा हो जाएगी। दूसरा एक क्षेत्र है अफोर्डेबल हाउसिंग का, जहां पे हमने देखा है कि उसकी मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी में सबसे ज्यादा होती है। आज भी भारत में कई लोग कच्चे घरों में रहते हैं, शहर में स्लम में रहते हैं, तो अफोर्डेबल हाउसिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। अफोर्डेबल हाउसिंग से 3-4 एडवांटेज है। एक, अनस्किल्ड लेबरर को भी जॉब मिल जाता है और वो भी अपने कुटुंब को अपने पैसे से चलाने लगता है।
दूसरी चीज अफोर्डेबल हाउसिंग में जो मटेरियल्स है, सीमेंट हुआ, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हुआ, प्लाईवुड हुआ, सैनिटरी टाइल्स हुई, ये महत्तम भारत में बना हुआ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, तो उससे एंसिलरी इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट मिल जाता है। तीसरा, बैंक जो इस वक्त लिक्विडिटी से भरे हैं, वो अफोर्डेबल हाउसिंग में लोन देके लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोडक्ट खरीदने के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। और जनरली हमने देखा है कि रिटेल हाउसिंग लोन में एनपीएस बहुत कम है। समाज के नीचे तबके के लेवल पे जितनी ईमानदारी है वो शायद ऊपर के लेवल पे उतनी नहीं है। तो एक तरीके से आप लोन को अच्छी तरह से डिप्लॉय कर पाएंगे तो बैंकिंग क्षेत्र की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी और अच्छे लेवल पे लोन मिलने की वजह से लोग अपना कंजम्पशन प्रीपोन करके इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ दे देंगे। तो सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और अफोर्डेबल हाउसिंग, ये दोनों क्षेत्र पे ध्यान देना चाहिए। नीलेश भाई, ये अभी आपने जिक्र किया बैंकों के पास इस वक्त काफी कैश पड़ा हुआ है, और जिस सेक्टर का आपने जिक्र किया अफोर्डेबल हाउसिंग का, जहां कंस्ट्रक्शन का काम बहुत होता है, उनमें आप देखिए तो कंस्ट्रक्शन के काम पे या ऐसे और बहुत से कामों पे बहुत एक झटका लगा हुआ है नोटबंदी की वजह से, और बैंकों में भी पैसा उसी वजह से भरा हुआ है। आपको लगता है कि नोटबंदी से जो समस्या पैदा हो गई है उससे निपटने के लिए कुछ स्पेसिफिक उपाय होने चाहिए? नोटबंदी से जो समस्या पैदा हुई है, अगर उससे हमें अपनी फेवर में लाना है तो उसके लिए एक कंसेप्ट है मल्टीप्लायर का, उसे अपनाना होगा। जब पैसा तिजोरी में रहता है तो वो इकोनॉमी में सर्कुलेट नहीं होता, उसकी इम्पैक्ट इकोनॉमी में उतनी नहीं आती। अब हमारे पास तकरीबन 8 नवंबर को 17,75,000 रुपया था जो करेंसी इन सर्कुलेशन में था। अगर हम अज्यूम करें कि उसमें 5 लाख रुपया लोगों की तिजोरी में पड़ा हुआ था जो इकोनॉमी में घूम फिर के एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं कर रहा था, अब अगर हम उस पैसे को तिजोरी से बैंकिंग क्षेत्र में लेके आए तो बैंक उस पैसे को लेंड करना चालू करेगा। ऑब्वियसली एक ही दिन में सारा पैसा लेंड नहीं हो सकता, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो लोगों को लेंड करेंगे। लोग ये पैसा बैंक से बोरो करके वापस किसी और बैंक में लगाएंगे या उसको खर्चा करेंगे, और जिस चीज पे खर्चा हुई है उसका मैन्युफैक्चर उस पैसे को बैंक में लगाएगा, और ऐसे ये साइकिल घूमने लगेगी। जो तिजोरी में कैश है उसकी मल्टीप्लायर इफेक्ट एक टाइम है, और बैंकिंग क्षेत्र में जो कैश आता है उसकी मल्टीप्लायर इफेक्ट आज 6 से 7 टाइम है, बट हम उसे 5 टाइम पकड़ के चलते हैं। तो आने वाले 18 से लेकर 30 महीनों में अगर हम ये तिजोरी के पैसे को बैंक में लाके घुमा दे इकोनॉमी में, तो 25 लाख रुपए से ज्यादा का क्रेडिट ग्रोथ हो सकता है, जो नॉर्मल क्रेडिट और डिपॉजिट ग्रोथ के ऊपर होगा। अगर आप ये 25 लाख करोड़ से डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ा सके तो ऑब्वियसली उसका 75% क्रेडिट में लग सकता है एसएलआर और सीआरआर काटने के बाद। तो ये एडिशनल क्रेडिट ग्रोथ जो आप इकोनॉमी में देंगे, उस वजह से बहुत सारे हाउसिंग लोन दे सकते हैं, बहुत सारे ऑटो लोन दे सकते हैं, और चाहिए तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर सकते हैं। तो एक इकोनॉमी में ग्रोथ का माहौल पैदा करने के लिए बहुत जरूरी है कि तिजोरी का पैसा बैंक में आए और बैंकर्स लोग उसे इकोनॉमी में वापस लेंड करें। ये मल्टीप्लायर इफेक्ट हमारे लिए डीमोनेटाइजेशन का, नोटबंदी का सबसे बड़ा बेनिफिट साबित हो सकता है। जी, तो नीलेश भाई, इसमें आप कह रहे हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट, तो इस मल्टीप्लायर इफेक्ट के पैमाने पर अगर देखेंगे तो सरकार को कौन से सेक्टर्स हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिन पर ज्यादा फोकस देना चाहिए, जहां ये मल्टीप्लायर बहुत अच्छा बड़े पैमाने पर दिखेगा, जहां 1 के 10 होने में आसानी होती है? जैसे पहले मैंने बताया, अफोर्डेबल हाउसिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसकी मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी में बहुत ज्यादा है, बिकॉज ये अनस्किल्ड लेबरर्स को एम्प्लॉय कर देती है, और इसके जो मटेरियल कंजम्पशन है वो मोस्टली मेड इन इंडिया है, सीमेंट, स्टील, टाइल्स, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दूसरा जो सेक्टर है जिसे हम बहुत ज्यादा एनकरेजमेंट दे सकते हैं वो टेक्सटाइल्स का है। भारत दुनिया में तीसरा या चौथा सबसे ज्यादा कॉटन बनाता है, क्वालिटी में भी काफी अच्छा कॉटन है। उसको हम यार्न में स्पिन करना सीख चुके हैं, दुनिया की सबसे बड़ी स्पिनिंग कैपेसिटी हमारे पास है।
उस यान को हम फैब्रिक में वीव कर लेते हैं और उस फैब्रिक को हम बहुत सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स को सप्लाई करते हैं, चाहे ज़ारा हुआ, कनाली हुआ, गैप हुआ, टॉमी हिलफिगर हुआ। जब आप कॉटन को फैब्रिक तक लेके आते हैं तब प्रोबेबली 1 रुपए का 20 रुपए बनाते हो, बट उसी फैब्रिक को जब आप एक शर्ट बना दो, टी शर्ट बना दो, जीन्स की पैंट बना दो या लेडीज का गारमेंट बना दो और उसके ऊपर कोई ब्रांड लगा दो तो 20 का 100 रुपया हो जाता है। हमारे पास कॉटन ग्रोइंग कैपेसिटी है, स्पिनिंग कैपेसिटी है, यार्न कैपेसिटी है, फैब्रिक कैपेसिटी है, बट गारमेंटिंग में हम पीछे रह जाते हैं। हमारा जो टोटल गारमेंट एक्सपोर्ट है तकरीबन 17-18 बिलियन डॉलर का, वो वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों से भी कम है। इनफैक्ट पूरे भारत में हम जितनी सारी चीजों का मिला के एक्सपोर्ट करते हैं वो चाइना के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट से कम है। तो क्लियरली अगर सरकार टेक्सटाइल क्षेत्र में रेडीमेड गारमेंटिंग को सपोर्ट कर सके, उसको एनकरेज कर सके, तो एक बहुत सारी महिलाओं को उसमें जॉब मिल जाएगा और सेकंड इससे एक्सपोर्ट में बढ़ावा मिल जाएगा और तीसरा एक पूरा मतलब ग्रोथ का माहौल पैदा हो जाएगा टेक्सटाइल क्षेत्र की वजह से, बिकॉज कई सारे कॉटन फार्मर्स को और स्पिनर्स को भी फायदा मिल सकता है। जिसमें एक और चीज हो रही है कि एक मेक इन इंडिया लेबल भी इसके साथ लगाया जा सकता है, जिसकी दिक्कत सबसे बड़ी आपको आपकी बातचीत से मुझे लग रहा है कि ब्रांडिंग नहीं हो रही है, जिस वजह से दूसरे देश हमसे आगे निकल गए हैं इस काम में। एक चीज और है जो आपसे समझनी जरूरी है इस वक्त कि ये जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है, सरकार हर साल डिसइन्वेस्टमेंट से बजट में एक टारगेट रखती है कि इतना पैसा कमा लेंगे, उसके कुछ ज्यादा एफिशिएंट तरीके, पीछे आपसे बात हो रही थी बजट के बारे में कुछ दिन पहले जब चर्चा हुई तो आपने कहा था एक सेंट्रल इंटरवेंशन एजेंसी बाजार में होनी चाहिए, वो कैसे काम करेगी उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। सो एसेंशियली आलोक जी, अगर हम देखें तो चाहे तेजी की मार्केट हो, मंदी की मार्केट हो, हमने कभी भी अपना डाइवेस्टमेंट टारगेट पूरा नहीं किया है। और सरकार आज अगर देखें तो एयरलाइन भी चलाती है, होटल भी चलाती है, बहुत सारे धंधे करती है जिसमें शायद वो उतनी वैल्यू एड नहीं कर पाते जितनी एक प्राइवेट सेक्टर कर पाता है। उन्होंने जिस भाव पे हिंदुस्तान जिंक जैसी एक मेटल कंपनी को बेचा था, आज उसी कंपनी से जो उनको क्वार्टरली डिविडेंड आता है वो उस भाव से ज्यादा आता है। तो एक असेट जो सरकार के हाथ में थी वो निकम्मी थी, उसी चीज प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ गई तो इतना सारा प्रॉफिट कर रही है। तो डेफिनेटली सरकार को ये देखना चाहिए कि वो एक किस तरह से एक एजेंसी को सपोर्ट कर सकती है ताकि सरकार की जो असेट्स है उसको सही तरीके से डाइवेस्टमेंट कर सके। ऐसा नहीं है कि आप एक ही तरीके से डाइवेस्टमेंट कर सको, जैसे कि हम मार्केट में आके OFS कर देते हैं या सेंट्रल PSU ETF करते हैं, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका आप देखिए स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट का, जहां पे आप पूरी की पूरी कंपनी किसी को दे देते हो। तीसरा तरीका है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का, जिसमें सरकार का माइनॉरिटी स्टेक रहे बट प्राइवेट सेक्टर उसे एफिशिएंटली चला सके। तीसरा तरीका है कि आप लीज दे दो और या रीट या इन्वेस्टमेंट IT जैसा एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दो। तो अलग अलग तरीके से सरकार अपने पास जो बहुत सारी एसेट्स है उसको मोनेटाइज कर पाए तो मेरे हिसाब से एक फर्क पड़ जाएगा। आज की तारीख में जो डाइवेस्टमेंट डिपार्टमेंट है उनका फोकस कंपनी को डाइवेस्टमेंट करने के ऊपर है, कंपनी के अंदर अपना स्टेक डाइवेस्टमेंट करने के ऊपर है, बट सरकार को अपनी बहुत सारी एसेट्स को देखना चाहिए। रेलवे के पास कितनी सरप्लस लैंड होगी, डिफेंस के पास कितनी सरप्लस लैंड होगी, स्पेक्ट्रम है, कोल माइंस है, आयरन ओर्स है, FSIs है। तो ये बहुत सारी एसेट्स है जिसको सरकार अलग अलग तरीके से मोनेटाइज कर सकती है। दुनिया में आज बहुत सारा पैसा नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, जीरो इंटरेस्ट रेट पे लगा है। कैसे हम इन्वेस्टर्स को भारत में लेके आए, थोड़ा सा पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट देके, ताकि उनके पैसे से हम अपनी ग्रोथ को बढ़ावा कर सकें। जी नीलेश भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण बात की आपने, और सबसे अच्छी बात ये रही कि इस पूरी चर्चा में आपने जो बातें समझाई उससे बजट जैसा कॉम्प्लेक्स विषय भी बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। और आपका दिया हुआ एक सुझाव जो पीछे बातचीत में आया था, मैं अपनी तरफ से दर्शकों को बता रहा हूं कि जैसे नीलेश भाई कह रहे हैं, जैसे नीलेश भाई इस चीज को समझते हैं, इस तरह के प्राइवेट सेक्टर में बहुत से विशेषज्ञ हैं, बड़े एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं,
मर्चेंट बैंकर्स हैं, सरकार उन विशेषज्ञों की सेवा ले सकती है। जरूरी नहीं है कि सरकार का हर काम सरकारी मंत्री और सेक्रेटरी ही करें। ये भी सलाह नीलेश भाई की है, लेकिन समय कम था, इसलिए यहाँ इसके साथ मैं रैप कर रहा हूँ। नीलेश भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल कर आने के लिए, बजट पर ये बिग आइडिया देने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।